व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जेपी डिजिटल पॉडकास्ट। मेरा नाम है हमजा साजिद राना। इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में अगर आप देखें तो बारिशें बहुत तेजी से आ रही हैं, मानसून अपने पीक पे है, इंडिया की तरफ से पानी छोड़ने का सिलसिला जारी है। लेकिन इस सब में पाकिस्तानी कौम डैम्स के ऊपर बात कर रही है, कई और चीजों के ऊपर बात कर रही है, कह रही है कि जी पिछले 50 साल में हमने कोई डैम नहीं बनाया। इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ एक हाइड्रोलॉजिकल एक्सपर्ट मौजूद है, डॉक्टर हसन अब्बास साहब। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या पाकिस्तान का पिछले 75 या 78 साल में मसला डैम्स रहे हैं या हम वाटर को दूसरे तरीके से सेव नहीं कर पाए। इस पर बात करने के लिए उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये जो पाकिस्तान के अंदर एक फिनोमेना बन जाता है कि जी पिछले 50 साल से हमने डैम नहीं बनाए, फिर उसके ऊपर अगर कोई बात करे तो उसको बात नहीं करने दी जाती, कोई अगर लॉजिकल बात करे तो लॉजिकल बात को हम लोग अजराहे मजाल ले लेते हैं, फिर हम कालाबाग डैम का रोना रोते हैं। आप क्या समझते हैं एज अ वाटर एक्सपर्ट, क्योंकि आपने एक बहुत अरसे से आपने अमेरिका में से स्टडीज अपनी कंप्लीट की और पाकिस्तान के सिस्टम को देखा, आप क्या समझते हैं कि इंडस हो, रावी हो या दीगर जो हमारे ट्रिब्यूटरीज है, क्या प्रॉब्लम हम फेस कर? देखिए, सबसे पहले तो जो आपने बात की है कि हमने 50 साल में डैम नहीं बनाए, तो ऐसी कोई बात नहीं। हमने बहुत डैम बनाए हैं, जितने जितने बन सकता था बनाया है, और जितने बन सकते थे बनाए हैं, और जो बन सकते हैं अभी मजीद भी बना रहे हैं। तो ये पहली बात तो ये कि ये एक गलत तासुर दिया जाता है कि हमने नहीं बनाए। अभी अगले वापडा के चेयरमैन साहब ने कहा कि जी हमने सिर्फ 3 बनाए और इंडिया ने 5000 बनाए हैं। मतलब है कि उन 3 में जो सबसे छोटा है उससे बड़े वाले या उसके बराबर वालों की बात करें ना, तो इससे हम गलत नंबर्स दे के ये कौम को बेवकूफ बनाया जाता है। आप देखें, मुशर्रफ साहब नहीं पता नहीं 100-150 डैम तो बलूचिस्तान में बनवाए थे। में आप देखें जाके कितने छोटे छोटे डैम बने हैं, जितने ये हिल टॉरेंट्स के ऊपर डैम बने हैं, ये जितने आपके केपीके में डैम बने हैं, छोटे छोटे इतने ज्यादा बने हुए हैं, और सिग्निफिकेंट साइज के कम से कम 150 डैम हमने बनाए हैं। रोना रोने वाली बात है, और एक नैरेटिव बिल्ड करने वाली बात है कि हमने डैम नहीं बनाया लिहाजा हमने और ठेके लेने हैं। ठेके लेने वाली कौम है जो कहती है डैम नहीं बनाए, क्योंकि इनको पता है कि जब हम इस तरह की कौम के सामने बात करेंगे तो पूरी कौम जो है वो समझेगी कि डैम नहीं बने तो पता नहीं क्या हो रहा है, और जो कुछ भी हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि डैम नहीं बनाए। फिर एक और चीज, पाकिस्तानियों को डराने के लिए और खौफजदा करने के लिए ये पिछले मतलब है कि 1960 से ये नैरेटिव चला आ रहा है कि इंडिया पानी रोक लेगा, इंडिया ने पानी दिया, इंडिया ने पानी छोड़ दिया। अभी भी कह रहे हैं जी मानसून बारिशों के साथ इंडिया ने भी पानी छोड़ दिया। और भाई मानसून बारिशें तो पहाड़ों में होती हैं, पहाड़ कुदरत ने बनाए हैं, इससे पानी गुजर के दरियाओं में आता है। वो दरिया हमारे बीच मुल्क में से गुजरते हैं, जिसपे हमें खुदा का लाख लाख शुक्र करना चाहिए कि वो दरिया हमारे मुल्क में से गुजरते हैं। उनसे पूछें जिनके पास दरिया नहीं है, वो इसराइल वाले समुद्र का पानी जो है उसको छान छान के पी रहे हैं, सऊदी अरब वाले, कतर वाले, कुवैत वाले समुद्र का पानी छान छान के पी रहे हैं। आप खुदा का शुक्र करें आपके पास मीठे पानी के दरिया हैं, और वो कुदरत ने जो रास्ते बनाए हैं उनमें से आपके मुल्क के बीच में से गुजरते हैं। लेकिन हसन साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, हमारे लाहौर के अंदर अगर हम बात करें, पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर लेवल डिप्लीट होता जा रहा है। लोग 600-600 फुट पे जाके बोर कर रहे हैं, पानी फिर बड़ी मुश्किल से मिल रहा है, मीठा पानी खत्म हो रहा है, खारा पानी आ रहा है। रावी हमारा बेसिकली लाहौर का बेसिक एक ट्रिब्यूटरी रिवर है, वो हमने 1960 में इंडिया के हवाले कर दिया। आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक्तों में जिस तरह प्रेडिक्शंस की जाती हैं, 2025 की गई थी, अब आगे 2040 की जा रही है इंटरनेशनल फोरम्स की तरफ से, आप एक इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं, इतने अरसे से इस सारे मैटर को देख रहे हैं, व्हाट डू यू सजेस्ट? देखिए ना, मैं वही जो बात आपको कर रहा था ना कि ये खौफजदा किया जाता है आप लोगों को, ये खौफजदा करने वाली गेम है। इंडिया को आपने एक वो खुदा का स्टेटस दे दिया है कि उसने पानी रोका तो रुक जाएगा, उसने पानी छोड़ा तो हमारे ऊपर आ जाएगा। भाई इंडिया, हम कहते नहीं हमने डैम नहीं बनाए तो इसलिए सैलाब आ रहे हैं। उधर इंडिया ने कितने डैम बनाए, साथ हम ये भी रौला डालते हैं उन्होंने बहुत ज्यादा बना लिए हैं, तो उधर क्यों आ रहे हैं, चाइना में क्यों सैलाब आ रहे हैं? वेरी ट्रू, ठीक है। और ये जितने सैलाब पाकिस्तान में आते हैं, पहले वो इंडिया में तबाही मचाते हैं, फिर हमारे पास पहुंचते हैं। तो क्या वो सिर्फ इसलिए अपने 200 मील का इलाका जो है वो उसको सैलाब में डबो देंगे कि पाकिस्तान को थोड़ी सी तकलीफ होगी? भाई वो रोक ही नहीं सकते। यही तो मसला है कि हमारे लोगों को जाहिल रखा गया है हाइड्रोलॉजी के बारे में। आप बचपन से लेके आपने माशाल्लाह अच्छी तालीम हासिल की होगी, अच्छे स्कूलों में गए होंगे, आपके साथ के और जितने कोलीग्स हैं, आप बताएं आपको कहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ाई गई, कहाँ पे आपको साइंस पढ़ाई गई, कहाँ पे आपको हाइड्रोलॉजी पढ़ाई गई? एक मुल्क दुनिया का सबसे बड़ा सो कॉल्ड इरिगेशन सिस्टम हो, जिसमें 5 दरिया चलते हों, जो इंडस बेसन जो कि दुनिया के एक बहुत ही यूनिक बेसन है उसके बीच में हो, जिसमें दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर्स हों, स्कूलों में बच्चों को ये बातें ना पढ़ाई जाएं, उनके कोर्स में ना की जाएं। मैं कहता हूं मैं आज आपके 5 दरिया नक्शे के ऊपर बनाता हूं, जहां से ये शुरू होते हैं वहां से नीचे तक, और मैं सिर्फ किसी भी पढ़े लिखे से पढ़े लिखे, इवन जो आपके वाटर रिसोर्सेज के क्वालिफाइड लोग हैं, उनको मैं कहता हूं कि यार इसके बीच में जो ना पीर पंजल रेंज, सवालिक रेंज, हिमालय रेंज और कोराकरम 1 और कोराकरम 2 रेंज जो है, इसके बीच में जो है ना सिर्फ लाइन लगा के बता दो किधर किधर है। नो बॉडी कैन टेल। बेसिक 5वीं जमात की ज्योग्राफी है। जब इस कदर इस मुल्क को आई डोंट नो किसी प्लान के
तहत बेखबर रखा गया, पूरी नेशन को आपने जो है जाहिल बना दिया वाटर के मामला, तो उसके बाद में आप जो मर्जी कह के जो मर्जी काम करा लो। वेरी ट्रू। आपका मैं कल आपसे बात करने से पहले मैं भी थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा पॉलिश कर रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक एक्सपर्ट है। आपका एक द ब्लैक होल, मेरे ख्याल में आपका एक सेशन था, वो मैंने पूरा सुना। उसके अंदर आपने कहा जी इंडस बेसिन जो है वो यूनिक भी है, और दूसरी बात ये कि इंडस बेसिन आने वाले कई हजार साल तक पाकिस्तान को मसला नहीं होगा। ये कैसे पॉसिबल है, जबकि हम सर्दियों में देखते हैं कि जो सिंध के एरियाज हैं दरिया के कैचमेंट के, वो भी सूख जाते हैं और बड़ी बुरी हालत होती है। तो हाउ इज इट पॉसिबल? देखिए, वो एक तस्वीर आती होती है अक्सर, मेरे ख्याल में सबसे पहले वो डॉन अखबार में शाया हुई थी। वो सिंध का कोई ब्रिज है और उसके नीचे बिल्कुल दरिया का बेड ऐसे लग रहा है कि वो रेगिस्तान है। यस यस यस, देखी होगी आपने वो, बहुत मेरे ख्याल में इंटरनेशनल मीडिया में भी वो तस्वीर जो है वो यूज हुई है। बड़ी वो एक ड्रामेटिक तस्वीर है और बड़े किसी अच्छे फोटोग्राफर ने वो ली है। वो तस्वीर बताती है कि इतना बड़ा दरिया और खुश्क पड़ा। कोई भी लेमैन जो है ना, वो उसको यही देखते हैं कि दरिया खुश्क है। एक हाइड्रोलॉजिस्ट उसको कैसे देखता है? वो देखता है कि ये जो इतना बड़ा आपको सहरा नजर आ रहा है ना, ये पानी का जखीरा है। ये पानी का जखीरा? जी जी, और उसके ऊपर रेत पड़ी हुई है। ठीक है, दरिया रेत है ना, दरिया का बेड रेत है। बिल्कुल। जब दरिया के ऊपर पानी चलता है तो अगर रेत में पानी ना हो तो रेत में जज़ब हो जाएगा, पानी ऊपर आता चलना शुरू कर देता है। इसका मतलब है उस रेत पानी भरा हुआ है। कितना पानी भरा, कितना चौड़ा है वो, और कितने मील आगे तक चलता है, उस रेत पे पानी भरा हुआ है। उस रेत में पानी की क्या क्वालिटी है, वो रेत कितनी गहरी है, चौड़ी तो आपको नजर आ रही है, गहराई आपको उसकी नजर नहीं आ रही। हमने 2023 में इसके ऊपर बाकायदा रिसर्च की। हमने कुछ 4-5 हजार फुट ड्रिलिंग की, वाटर क्वालिटी टेस्ट, क्योंकि ये वो जिस तरह का सिंध का दरिया है, आपके ऊपर रावी, चिनाब, झेलम, ये भी सारे इसी तरह से हैं जो प्लेन्स में चलते हैं। इनके इस रेत के बीच में मुझे तो एक बना बनाया पानी का इतना बड़ा जखीरा नजर आया है कि जितना बड़ा जखीरा जो है वो आपके बड़े से बड़े डैम भी नहीं है। इसमें 5 मिलियन एकड़ फुट पानी है आपकी इस रेत में, जो कि निकाला जा सकता है, काबिल इस्तेमाल पानी। 5 मिलियन? जी 500 मिलियन एकड़ फुट। माय गॉड, 500 मिलियन? जी 500 मिलियन एकड़ फुट पानी है इस रेत में, जो कि आपके लैंडस्केप में डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमें सिर्फ थोड़ा सा स्मार्ट होने की जरूरत है। हमने इस जखीरे के साथ अपने यूजर को कनेक्ट करना है। अब वो मेरा यूजर बंजर पहाड़ में बैठा हुआ है, इरिगेटेड लैंड में बैठा हुआ है, किसी शहर में बैठा हुआ है, इस जखीरे से 90% जो आपकी आबादी है, विद इन 100 किलोमीटर आपकी 90% आबादी जखीरे से, क्योंकि ये आपके लैंडस्केप में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये सिस्टम आपका, इसको हम रिवराइन पर कहते हैं, जो चलते हुए दरिया के नीचे जेरे जमीन पानी है, जो उसकी रेत में भरा हुआ पानी है। ये तो आपके पूरे लैंड में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं करना जिसमें आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कर्जे लेने पड़े और 10-10, 20-20 साल तक कंस्ट्रक्शन करनी पड़े। उसके बाद में पता चले कि नीलम झेलम फेल हो गया है, तरबेला की टनल। यही बात डॉक्टर साहब मैंने आपसे करनी थी कि अभी तरबेला की भी एक वो दीवार गिर गई है जिसके ऊपर चाइनीज कंस्ट्रक्शन फर्म के ऊपर बात की जा रही है, और दूसरा नीलम झेलम हमने इतने बिलियन डॉलर लगा के सरचार्ज ले लेके हमने, उसके बाद वो अबेंडनेट बड़ा 2028 में चलेगा। सर एक और चीज आप अक्सर जिक्र करते, बिकॉज आई फॉलो यू मोस्ट ऑफ द टाइम, योर इंटरव्यूज एंड व्लॉग्स। सर आप एक बात करते रूम फॉर द रिवर, एक यूरोप के कॉन्सेप्ट की। वो रूम फॉर द रिवर क्या है, क्या पाकिस्तान में एप्लीकेबल है? बिकॉज हमारे पास तो कहा जाता है कि अगर डैम्स नहीं होंगे तो हम प्यासे मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। इसके ऊपर जरा बताइए। देखिए, ये जिस मैंने पानी के जखीरे की बात की ना, जो आपके दरियाओं के नीचे रेत है, इस रेत में से अगर आप पानी निकालेंगे ना तो दरिया उसको रिचार्ज करेगा, और दरिया उसको उस सूरत में रिचार्ज करेगा कि आप दरिया को ऊपर चलने देंगे, दरिया को फैलने देंगे। ये एक नेचर का सिस्टम बनाया हुआ है जो पिछले कम से कम 40 मिलियन साल में वो जो एवोल्यूशन हुई है इस सिस्टम की, उस सिस्टम के जो नेचुरल डायनामिक्स हैं वो इस सिस्टम को सस्टेन करते हैं। अगर आप उसके नेचुरल डायनामिक्स को खराब करना शुरू कर देंगे, आप बहते हुए दरिया के बीच में डैम बना देंगे, उसके बीच में आप बैराज बना देंगे, उसकी साइड पे आप प्रोटेक्शन वर्क्स के नाम पे फ्लड प्रोटेक्शन बंद और स्पर्स और डाइक्स बना देंगे, तो दरिया का जो सिस्टम कुदरत ने बनाया था, जो इस जखीरे को मेंटेन कर रहा था, वो सारे का सारा खराब हो गया। जिस वक्त आप फ्लड प्रोटेक्शन बंद बनाते हैं, डैम बनाते हैं, डाइक बनाते हैं, ये सारी इंक्रोचमेंट्स हैं। ये इंक्रोचमेंट है, तो जाहिर है आप दरिया के बीच में घुस के आपने डैम बना दिया, दरिया के बीच में आपने बैराज बना दिया, दरिया के बीच में घुस के आपने उसके बंद बना के उसको छोटा कर दिया। तो ये सबसे बड़ी इंक्रोचमेंट्स तो ये हैं। जब ये इंक्रोचमेंट्स हो जाती हैं तो उसके बाद में फिर हर बंदा
बंदा आके दरिया के करीब बैठता है, हर बंदा उसके बीच में अनाउंसमेंट शुरू कर देता सही, है, फिर सही। होटल मोटल सड़क स्कूल घर सोसाइटियां, फिर सोसाइटी बीच में आनी शुरू हो जाती है। तो अगर ये मेजर इंक्रोचमेंट जो कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर होती हैं ये ना हो तो कोई भी दरिया के नहीं आएगा। लोकल कम्युनिटीज तो बहुत वाइज हैं, जो दरिया रहने वाले लोग हैं, जो दरिया के कच्चे के इलाके के लोग हैं, कभी उनसे जाके मिलें, उनसे पूछें, उनसे गप लगाएं, उनके मतलब है कि उनके कल्चर को स्टडी करें। वो जितना दरिया को समझते हैं, उसके डायनामिक्स हैं, उतना तो कोई साइंसदान भी नहीं समझ सकता, किसी दुनिया का साइंसदान नहीं समझ सकता। अच्छा, क्योंकि जो लोकल नॉलेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज़ाद साहब, एक और मेरा क्वेश्चन है, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त इन्वेस्ट कर रहा है दियामिर भाषा में, दासू में, महमद में, हम अरबों रुपया वर्ल्ड बैंक से ले रहे हैं, दीगर इदारों से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से। तो क्या हमें जो समझाया जाता है कि 1960 में हमने 3 दरिया बेच दिए, क्या इस मुआहदे को इंडिया ने एक तरफा पे इस वक्त एब्रोगेट कर दिया? क्या इस मुआहदे को सिरे से खत्म कर देना चाहिए? और अगर इस मुआहदे को रहने देना चाहिए तो इसकी रिपरकशन हमें आने वाले दिनों में क्या देखने पड़े? देखिए, सबसे पहले तो अगर मोदी साहब का मैं एक चीज पे शुक्रगुजार हो सकता हूँ और हमारी पूरी कौम को होना चाहिए, वो ये है कि उन्हें इस मुआहदे को खत्म करें, और हमें बिल्कुल इस चीज को फॉलो नहीं करना चाहिए। जी जी, मैं आपको बताता हूँ ना, क्योंकि वही बात कि जिस तरह आपको ज्योग्राफी नहीं पढ़ाएगी, इस तरह आपको हिस्ट्री भी नहीं पढ़ाएगी, ठीक है ना। आई अंडरस्टैंड। किसी को नहीं पता कि ये मुआहदा हुआ क्यों था। क्या इंडिया में पानी की कमी हो गई थी या पाकिस्तान में पानी की कमी हो गई थी? देखें, पानी के मुआहदे जिधर भी दुनिया में हुए हैं ना, उसमें पानी कम है, यूजर ज्यादा हैं, वो फिर एक मुआहदा करते हैं। जैसे कोलोराडो रिवर है ना, पता नहीं 7 के 8 यूएस की स्टेट्स हैं जो उस दरिया को इस्तेमाल करती हैं, उनको पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है और कोलोराडो रिवर में पानी कम है। पैक्ट हुआ है जिसमें 4 MF पानी पता नहीं कैलिफोर्निया को मिलना है, तो 3 MF कोलोराडो को मिलना है, तो 1.5 MF एरिजोना को मिलना है, तो वो उनके जो है ना नंबर्स बने हुए, तो वो पैक्ट हुआ है। उधर इधर पानी की कमी थी ही नहीं, ठीक है। ना हिंदुस्तान में पानी की कमी थी, ना पाकिस्तान में पानी की कमी थी। हमने पानी पे झगड़ा शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि जनाब हमारा जो है ना वो 1948 में टोटली फॉर पॉलिटिकल मैलिस, जिस तरह इस वक्त नहीं मोदी नारे मारता कि हम एक पानी की नहीं जाने देंगे, एक्चुअली दिस क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, और अगर कोई वॉर टाइम सिचुएशन है, दिस इज ए वॉर क्राइम कि आप सिविलियन पॉपुलेशन का पानी बंद करें। आप पूरी कौम का पानी बंद करने की बात कर रहे हैं, नेशनल लेवल के ऊपर खड़े होके, ऑफिशियल हैं आप, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं अपने मुल्क के, और आप ये बयान इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। हमें इस बयान पे ही मुकदमा करके क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का मुकदमा मोदी साहब पे कर देना चाहिए कि ये होते कौन है ये बात करने वाले कि हम पानी की एक बूंद पाकिस्तान में नहीं जाने देंगे। तो ये देखिए, और यही काम 1948 में नेहरू ने किया। उसका चीफ मिनिस्टर था पंजाब का, कोई डॉक्टर गोपी करके नाम था उसका, उसने ऑर्डर दिया कि जो कैनाल्स पाकिस्तान में जा रही हैं, जिनके गेट पार्टीशन के बाद इंडिया में चले गए थे, उसने कहा ये कैनाल बंद कर दो, हम नहीं देते पाकिस्तान को पानी। वो पानी सिविलियन पॉपुलेशन के लिए था, उनकी ड्रिंकिंग की रिक्वायरमेंट और उनके फूड प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट, वॉर क्राइम। नेहरू ने कहा कि गोपी ने बिल्कुल ठीक किया, मैं भी सपोर्ट करता हूं। और फिर इन्होंने उस वक्त नारा मारा, इन्होंने कहा कि ये जो रावी, ब्यास और सतलुज है, अब पार्टीशन हो गई है, अब ये दरिया इंडिया के हो गए हैं, पाकिस्तान को हम इसमें से एक कतरा पानी का नहीं देंगे, जैसे अभी कह रहे हैं ना, उस वक्त हम इसका एक कतरा पानी का पाकिस्तान को नहीं देंगे। पाकिस्तान का जो इन दरियाओं के ऊपर डिपेंडेंस है, उसके लिए पाकिस्तान लिंक कैनाल्स बना के तो वेस्टर्न रिवर में से पानी लेके आए, और हम ये बात कर देंगे। तो किया तो हमने सर फिर वही किया, हमने उनके मुताबिक ही किया। मैं उसी के ऊपर आ रहा हूं कि जब 1948 में उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, तो पाकिस्तान ने उसके ऊपर जो है रिएक्शन किया। पाकिस्तान ने कि ऐसा नहीं हो सकता, इंटरनेशनल कोर्ट में जाने की बात हुई, फिर एक डोमिनियन अकॉर्ड साइन हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको पानी देते रहेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जब 1960 में मुआहदा होता है, तो वो जो 1948 वाला स्टैंस था, उससे वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। ठीक है, तो फिर ये मुआहदा तो ना हुआ ना, ये तो अंडरस्टैंडिंग हुई। ये अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, ये सरेंडर हुआ। देखिए ना, आप एक चीज के ऊपर आते हैं, आप कहते हैं जी ये चीज मेरी है, दूसरा कहता है नहीं मेरी है। पानी के केस में वो कहते हैं मुझे ये 100% चाहिए, हम कहते हैं जी हमने 100% नहीं देने। तो चले 100% नहीं, 20 हमने रख लिया, 30 हमने रख लिया। पाकिस्तान का स्टांस है कि नहीं, हम इसका 70% इस्तेमाल कर रहे हैं, हम वो करते रहेंगे। और ये लीगली पाकिस्तान का ठीक केस था। इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से अगर आप पहले से कोई पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अपर राइट जो ऊपर वाली मुल्क का है, वो उसका पानी उससे ज्यादा नहीं निकाल सकता जितना आपका पहले से इस्तेमाल जारी है। इसको लॉ की लैंग्वेज में प्रायर यूज कहते हैं, और पाकिस्तान का बहुत स्ट्रॉन्ग केस था प्रायर यूज का। और डेविड ई लिलियंथल ने अपने मजमून में ये बात लिखी थी 1951 में कि पाकिस्तान का लीगल केस बहुत स्ट्रॉन्ग है, और पाकिस्तान अगर इंटरनेशनल कोर्ट में गया तो अपना केस जीत जाए। तो हम गए थे। आज ये भी मशवरा दिया कि पाकिस्तान को लीगल केस के बजाय बातचीत करनी चाहिए। वर्ल्ड बैंक को बीच में उन्होंने डाला कि जी ये वर्ल्ड बैंक साहब आ गए हैं, ये आपकी जो है ना सुलह सफाई कराएंगे, और वर्ल्ड बैंक ने फिर अपना जो है वो कारोबार शुरू कर दिया। लिलियंथल ने लिखा था वर्ल्ड बैंक को कि जी पाकिस्तान और इंडिया के झगड़े में आप
आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं। तो वो यूजीन ब्लैक था उनका प्रेसिडेंट, उसने कहा कि जी ठीक है, मैं इनके झगड़े में से अपना बिजनेस निकालता हूँ। वो अपना बिजनेस निकालने आ गया। उसने कहा अच्छा, उन्होंने तुम्हारा वो पानी रोक लिया, ये पकड़ो कर्जा, तुम इधर से कोठरी बिराज बना के इधर से पानी निकालना शुरू कर दो। उन्होंने कहा कि जी अच्छा, वो उधर ऊपर बिराज बन गया। उन्होंने कहा अच्छा, तुम ये पैसे पकड़ो, ये लिंक कैनाल बना दो। उसने अपने कारोबार शुरू कर दिए। अब देखिए, अभी अगले दिन वो नसीर मेमन साहब एक प्रोग्राम में बड़ी अच्छी बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ये कुछ इस तरह से हुआ है कि एक मुकदमा अदालत में है, मुकदमा चल रहा है, कत्ल का मुकदमा है, फैसला अभी नहीं हुआ, तो जेलर ने उठा के अक्यूज को फांसी पे चढ़ा दिया कि जी कत्ल का मुकदमा, इसको तो फांसी देनी है ना, अभी फैसला। तो इधर भी ये है कि ट्रीटी तो जाके 1960 में साइन हुई। इन दरियाओं को रोकने के प्रोजेक्ट, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट भाखड़ा डैम, वो 1960 से पहले ऑलमोस्ट कंप्लीट था। उसके नीचे नंगल डैम, वो कंप्लीट था। रूपर बैराज कंप्लीट था। राजस्थान केनाल पे मेजर काम हो चुका था, और 3-4 लिंक केनाल थी, वो कंप्लीट थी। ये तो बाय द टाइम 1960 में आपने ट्रीटी साइन की तो वो पानी को रोकने का बंदोबस्त कर चुके थे। बस हमने एक वो कहते हैं गो थ्रू दिया कि यानी हमने देखें, बात ये कि उन्होंने चोरी की और हमने बाद में दस्तखत करके दे दिए, कोई नहीं जी ये चोरी हमारी मर्जी से लीगलाइज हो गई, चोरी को लीगलाइज किया। और देखें मजे की ये बात कि 1960 में जब ट्रीटी साइन होती है ना, जो एक बड़ी बहुत ही दिलचस्प बात है वो ये कि उस वक्त इस ट्रीटी की निगोशिएशन के दौरान ना 1954 में जनरल व्हीलर था एक वर्ल्ड बैंक का, उसने फार्मूला दिया कि ईस्टर्न रिवर सारे इंडिया के, वेस्टर्न रिवर सारे पाकिस्तान के, जो कि हमें बताया जाता है। हाँ अच्छा, उस वक्त जो जनरल व्हीलर का फार्मूला था वो भी इंडिया का 100% स्टांस 1948 वाला उसको अप्रूव कर रहा था। उसने कहा बस इंडिया वेस्टर्न रिवर्स में से कुछ नहीं लेगा, ये जो जितना मांग रहा है इसको दे दो। पाकिस्तान ने 1954 में नहीं मानी ये बात। फिर 1958 में एक डिक्टेटर साहब आ गए, उन्होंने कहा कि जो लोग कुछ कह रहे हैं उनको दो ट्रीटी साइन करो, क्योंकि वर्ल्ड बैंक को भी पता था कि वो जो चोरी कर रहे हैं, इंटरनेशनल लॉ की वर्जी कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक उनका पार्टनर था, उनके प्रोजेक्ट कर रहा था। वर्ल्ड बैंक चाहता था कि किसी भी किस्म का अगर कोई लीगल पाकिस्तान फ्यूचर में केस करते तो उसमें वर्ल्ड बैंक का नाम ना, और वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को दाना डाला कि मैं तुम्हें भी 2 डैम बना के देता हूँ। अब डैमों का कर्जा बहुत था, बाकी छोटे मोटे हमें मिल रहे थे, काफी कर्जे मिल रहे थे, और आपको पता नहीं ये कर्ज चक्कर में तो पाकिस्तानी बहुत कुछ करते हैं, उस वक्त से कर रहे थे ऐसे ही। तो उन्होंने जब बड़े कर्जों का रखा ना सामने, तो इन्होंने कहा हाँ जी हमारे कुछ है जी, हमें भी 2 डैम मिलने लगे हैं, क्योंकि इंडिया मिल रहे थे। उन्होंने कहा जी हमें भी अब 2 डैम मिलेंगे, लेकिन साथ उन्होंने शर्त लगा दी। उन्होंने कहा पहले ट्रीटी साइन करो, फिर तुम्हें डैम के पैसे देंगे। ठीक है। उसके आके जो थे हमारे डिक्टेटर साहब हेल्म ऑफ अफेयर पे थे, उन्होंने कहा कि वो जो कुछ भी कहते हैं, जो भी उन्होंने शरायत लिखनी है ट्रीटी में, उनको लिखने दो, हमें कर्जे के पैसे चाहिए। लेकिन इसमें यह भी तो है कि हमने ट्रीटी में चले 3 दरिया तो दे दिए, जो बाकी 3 दरिया थे उसका भी इंडिया पानी क्यों यूज कर रहा है? अकॉर्डिंग टू ट्रीटी जी इंडिया कर सकता है यूज। जी यही मसला है। जब जनरल व्हीलर ने अपना फार्मूला दिया ना 1954 में, तो इंडिया ने फौरन वो फार्मूला एक्सेप्ट कर लिया। उसने कहा जी हमें वेस्टर्न रिवर्स में से कुछ नहीं चाहिए। उनकी लोकसभा ने उस फार्मूले की तौसीक भी कर दी। ये 54 में, फरवरी 54 में उसने ये फार्मूला दिया था, और मेरे ख्याल में 26 मार्च या मेरे ख्याल में उनकी लोकसभा ने इसकी तस्दीक कर दी, तौसीक कर दी कि जी बिल्कुल इंडिया को बस यही कुछ चाहिए था, हमें वेस्टर्न में से कुछ नहीं चाहिए। फिर 1960 में आके उनको वेस्टर्न रिवर्स पे भी अनलिमिटेड नंबर ऑफ हाइड्रो पावर डैम्स बनाने की इजाजत मिल गई। तकरीबन कोई 3.5 मिलियन एकड़ फुट स्टोरेज की इजाजत मिल गई। इरिगेशन का पानी इस्तेमाल करने की इजाजत मिल गई, और जितना उनका इंटरनल डोमेस्टिक यूज इरिगेशन सारे की उसकी इजाजत मिल गई। हालांकि वो तो उससे शुरू में मांगा ही नहीं था 1948 में। ऑन टॉप ऑफ इट उन्होंने कहा कि 4 गंदे नाले हैं जो इंडिया से आ रहे हैं जी, हडियारा ड्रेन और ये हडियारा ड्रेन, फजिल्का ड्रेन, वो भी उन्होंने ट्रीटी में नाम लिखवा लिए। फजिल्का ड्रेन, हडियारा ड्रेन, सलीम शाह ड्रेन और कसूर नाला, वो भी उन्होंने नाम लिखवा लिए। और ये तक उन्होंने लिखवा लिया और हमने मान लिया कि पाकिस्तान इन नालों का वो हिस्सा जो पाकिस्तान में आता है, पाकिस्तान अपने खर्चे पे हमेशा के लिए इनको मेंटेन करेगा। और अगर इसमें किसी किस्म की कोई रुकावट आती है जिससे इंडिया से आने वाले पानी में कोई खलल अंदाजी हो, पाकिस्तान अपने खर्चे पे उस रुकावट को जो है ना वो दूर करेगा, ताकि उधर से गंद आता रहे। दैट मींस हम इंडिया का आर्टिकल 4, पैरा 4, पैरा 5, पैरा 8 ये आप पढ़े, आप हैरान रह जाएंगे कि ये किस किस्म की ट्रीटी की है। तो मोदी ने तो मजेदार काम किया। उसने कहा कि जी हम नहीं मानते। बात यह है कि अगर मैं कहता हूं कि अगर दुनिया का कोई कानून ना होता, हम बहुत वीक होते, इंडिया बहुत स्ट्रांग होता, तो वो आपके वो तमाम दरिया जो रोक सकता था रोक लेता। इस ट्रीटी में जो रुक सकते थे वो सारे रुक गए। जो नहीं रुक सके, जिनको ज्योग्राफी प्रोटेक्ट करती थी, जो नहीं रुक सके उन पे अनलिमिटेड नंबर ऑफ वो डैम्स बना देता, और जितना ऊपर से गंद फेंक सका है वो आपके दरिया में फेंकना शुरू कर देता। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता था ना। ये सब कुछ ट्रीटी उसको करने की इजाजत देती है। देखिए दुनिया की कोई भी ट्रीटी है ना, वो लोअर रैपेरियन को 3 चीजों से बचाती है। एक्सेसिव
एक्सेसिव डाइवर्जंस, ओके, उसको ऑल पॉसिबल डाइवर्जन की इजाजत मिल गई। हम्म, एक्सेसिव ड्रिंक, उसको अनलिमिटेड नंबर ऑफ डैम्स की इजाजत मिल गई। और पोल्यूशन, अनलिमिटेड पोल्यूशन की इजाजत मिल गई। और पोल्यूशन पे तो ट्रीटी की जो क्लॉज पैरा 5 जो है उसका, वो तो ये कहता है कि अगर इंडिया जितना पानी फेंक रहा है उससे ज्यादा फेंकना चाहे, नालों का साइज छोटा पड़े, तो पाकिस्तान इनको गहरा या चौड़ा भी करेगा। अल्लाह अकबर। जी जी, इंडिया उसके लिए पैसे देगा और पाकिस्तान काम करेगा। यानी हम उनके कमी है, उनसे पैसे लेंगे, उनके हिस्से के जो है ना नाले चौड़े भी करेंगे, गहरे भी करेंगे। ये किसी भी लिहाज से ट्रीटी तो लग ही नहीं रहा। तो नहीं है ट्रीटी। मैं तो इसको डे वन से कहता हूँ कि ये ट्रीटी है ही नहीं। देखें, ट्रीटी तो वो होती है कि आपकी एक पोजीशन है, दूसरे की दूसरी पोजीशन है, आप कहीं दरमियान में आके मिलते हैं। जब आपने दरमियान में आके मिलने के बजाय आपने टोटल एक तरफ का फैसला जो उसको मान लिया, तो फिर ये ट्रीटी नहीं है, ये सरेंडर है। यस, ये दूसरे नंबर पे जो वर्ल्ड बैंक है ना, वर्ल्ड बैंक ने ये ट्रीटी नहीं साइन कराई थी। उसने कहा था कि यार तुम एक एग्रीमेंट साइन करके पाकिस्तान को, उसने कहा था कि मुझे लिख के दे दो कि इंडिया में जो कुछ मैंने किया ठीक किया, मेरी मर्जी से, ताकि कल को वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल कानून की जद में ना आए। इसलिए वर्ल्ड बैंक था कि ये ट्रीटी साइन करो। और अंडरस्टैंडिंग उस वक्त तक यही थी 1960, 58, 60 तक कि वो वर्ल्ड बैंक में वो जो जनरल व्हीलर वाला फार्मूला है उस पे, जो कि इंडिया मान चुका। लेकिन जब इंडिया ने देखा कि पाकिस्तान कर्जा लेने के लिए वर्ल्ड बैंक की शर्तें मानने पे तैयार हो गया, तो इंडिया ने कहा कि ठीक है, पहले तो हमने वेस्टर्न से कुछ नहीं मांगा था, लेकिन अब हम वेस्टर्न में से भी लेंगे। और उन्होंने वेस्टर्न के भी कुछ डाल दिया और ये गंदगी भी डालने की उन्होंने इजाजत ले ली और हमने मान लिया क्योंकि हमें कर्जा मिलना था। तो इसलिए अच्छा, फिर ये जो डॉक्यूमेंट है, ये इट वाज नॉट एज एन इंटरनेशनल ट्रीटी, इवन जब साइन भी हुआ है, इट वाज एन अनेक्सर टू द फंडिंग एग्रीमेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड बैंक। ओके ओके, इंडिया हैड नथिंग टू डू विद इट। पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक का फंडिंग एग्रीमेंट था, जिसमें ये जो है ना एक एग्रीमेंट, ये एज एन अनेक्सर लगा। और इस अनेक्सर में जो वर्ल्ड बैंक का किरदार था, अभी कहते हैं जी वर्ल्ड बैंक क्यों अपना किरदार नहीं अदा कर रहा, वर्ल्ड बैंक का क्या किरदार है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो भी आपको कोई नहीं बताता कि वर्ल्ड बैंक का क्या किरदार था। जी जी सर, वर्ल्ड बैंक का कोई किरदार नहीं है इस ट्रीटी में। ओके, वो जो कोई चीज नहीं, वो जो हमें पढ़ाया जाता है अखबारों के जरिए, किताबों के जरिए, वो सब झूठ है। जी जी, दुरुस्त नहीं है ना। आप ट्रीटी उठा के देख लें। अच्छा, ट्रीटी में सिर्फ वर्ल्ड बैंक एक चीज में इंटरेस्टेड था। उसने क्या, तुम आपस में जो मर्जी लिखा पढ़ी करो, बस ठीक है, वो तुम्हारे तरफ से है। वर्ल्ड बैंक का जो ट्रीटी का जो आखिरी वाला अनेक्सचर है ना, मेरे ख्याल में अनेक्सचर एच है, ठीक है, वो वर्ल्ड बैंक के लिए था। वो वर्ल्ड बैंक की सिक्योरिटी के लिए, ओके, वो वर्ल्ड बैंक के लिए था। और वो जो अनेक्सचर एच है ना, वो तकरीबन इतना ही लंबा है जितनी बाकी की पूरी ट्रीटी और उसके अनेक्सचर मिला के। उस अनेक्सचर में वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को पाबंद किया इस चीज का कि जब वो अगले जो उसका ट्रांजिशन पीरियड का नाम दिया गया था, उसको 10 से 13 साल का ट्रांजिशन पीरियड था, कि उस दौरान जब वर्ल्ड बैंक अपने प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में कर रहा है, तो उस दौरान इंडिया कोई हैंकी पैंकी नहीं करेगा। ये ना हो कि हमने कोई काम शुरू किए हुए दरिया में ऊपर से उन्हें पानी का रेला छोड़ दिया या इस तरह का काम किया। ठीक है, तो वो बेसिकली इंडिया को पाबंद करना था कि वो जब तक वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में हो रहे हैं, वो किसी किस्म की कोई हैंकी पैंकी ना करे। लिहाजा जब 65 की वॉर हुई और 71 की वॉर हुई, तो उस दौरान इंडिया ने कोई मस्ती नहीं की उन प्रोजेक्ट्स में जो वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान में करवा रहा था। और ये वो अनेक्सचर एक्ट का था। और वर्ल्ड बैंक का और अनेक्सचर एच ऑटोमेटिकली इररेलेवेंट और थिंग ऑफ द पास्ट बन जाता है जैसे ट्रांजिशन पीरियड खत्म होता है। वो सिर्फ ट्रांजिशन पीरियड के लिए था। तो अनेक्सचर एच एक्सपायर्ड, वो मेरे ख्याल में 76 में कंप्लीट हो गया था वो सारा पीरियड। जी जी, वो अनेक्सचर एच की फिर कोई वैल्यू नहीं रहेगी, वो एक्सपायर हो गया। तो बाकी इन्होंने कहानी लिखी थी ना, जिसमें वर्ल्ड बैंक का कोई किरदार नहीं है, ये वो किरदार था कि वो गंद भी फेंकते रहेंगे, हमारे दरियाओं पे बंद भी बांधते रहेंगे, हाइड्रो पावर भी बनाते रहेंगे, और जितने दरिया डाइवर्ट कर सकते हैं कर लेंगे। अच्छा सर, इतने ये आपने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की, और मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो इसको बड़े, मैं कहता हूँ अब उन्हें पता लग जाएगा ये ट्रीटी है या ये सिर्फ कागजों का पलंदा है। सर एक और चीज मुझे बताएं, आपके तजर्बे से मैं फायदा जरूर उठाना चाहूंगा कि पाकिस्तान में जो दरियाओं के कैचमेंट एरियाज हैं उन पे या तो आबादी बैठ गई है, या सोसाइटीज बन गई हैं, या लोगों ने उस तरह कब्जा कर लिया। दूसरी चीज, हम लोग हर वक्त ये पीटते रहते हैं कि अंडरग्राउंड वाटर टेबल डिप्लीट हो रहा है और कंक्रीट बढ़ता जा रहा है, बागात खत्म हो रहे हैं, शहर बढ़ रहे हैं। सोल्यूशन क्या है विद इन द नेक्स्ट 15 ईयर्स? पाकिस्तान के अंदर क्या पानी की डिप्लीशन होने जा रही है? क्योंकि मानसून में तो हमें इतना पानी मिलता है कि हमसे संभाला नहीं जाता। क्या कहेंगे? देखिए, ये जो आपके अर्बन फ्लडिंग वगैरह के इश्यूज है ना, ये इश्यूज जो हैं ये दुनिया ने बहुत फेस किए हैं, दुनिया ने इसके ऊपर बहुत काम किया है, और अभी दुनिया ने इसके बड़े अच्छे अच्छे सिस्टम्स और बड़े अच्छे अच्छे मैकेनिज्म्स बना लिए हैं। इसमें एक कह लें कि एक सिस्टम है अर्बन फ्लडिंग को कंट्रोल करने का, उसको कहते हैं वाटर सेंसिटिव अर्बन डिजाइन। इसी के लिए कुछ और टर्म्स भी इस्तेमाल होती हैं। कुछ मुल्कों में इसको LID कहते हैं, लो इम्पैक्ट डिजाइन, मुल्कों में
इसको जो है वो स्पॉन्ज सिटी का नाम दिया गया है। इसमें तरीका ये होता है कि जब भी आप कोई डेवलपमेंट करते हैं, अब इसमें दो तरह की एक्चुअली डेवलपमेंट्स हैं, कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो हो चुकी हैं और कुछ आपने नई करनी है। जो नई आपने डेवलपमेंट्स करनी है उसमें आप अपने लेजिस्लेशन में लिख देते हैं कि ये जो आप नई डेवलपमेंट करने जा रहे हैं इसके बीच में आप वाटर सेंसिटिव अर्बन डिजाइन को इन्वोक करेंगे। ठीक है। तो अर्बन डिजाइन का पूरा प्लान कोई भी डेवलपर बना के नहीं देगा, तो जो भी अथॉरिटी है जिसने उसके प्लान्स को अप्रूव करना है, जैसे सीडीए हो गया इस्लामाबाद का, या रावलपिंडी कॉर्पोरेशन हो गई, या एलडीए लाहौर हो गया, इन लोगों ने उसके हिसाब से देखना है कि इनका प्लान जो है वो ठीक है और ये काम करता है, और फिर अगर उस प्लान में कोई कमी बेशी है तो उनको उस कमी बेशी का ठीक करने का कहेंगे, और जब तक वो प्लान अप्रूव नहीं होगा तो उनको कंस्ट्रक्शन की इजाजत नहीं मिलेगी। दूसरा, जो जगह बन चुकी हैं जैसे अंदरून शहर हो गया, जी जी, वहां पे भी वाटर सेंसिटिव अर्बन डिजाइन इन्वोक किया जा सकता है। अब वाटर सेंसिटिव अर्बन डिजाइन क्या है? वाटर सेंसिटिव अर्बन डिजाइन कहता है कि जो भी आपका स्टॉर्म वाटर है उसको आप उसके सोर्स के ऊपर जितना करीब उसके सोर्स के आप उसको मैनेज करने की इंटरवेंशन कर सकते हैं, आप करें। मसलन घर की छत पे पानी गिरा है, कि छत से उसने परनाले से होकर जमीन पे आना है, जमीन से निकल के तो उसने किधर जाना है? गली में जाना। बिल्कुल ऐसी। ठीक है, तो अगर मैं उसको घर की छत से निकल के गली में जाने से पहले जितना मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूं मैं करूंगा, लेकिन मैं सारा नहीं कंट्रोल कर सकता तो बाकी का गली में जाएगा, तो थोड़ा सा कम हो गया। ऐसी मैंने अपने घर के साथ सिंपली 2 रेन वाटर टैंक लगा दिए। ठीक है, तो जितना टैंक्स में चला गया पानी चला गया, बाकी का आ गई। ठीक है, कुछ बचत कर ली ना। हाँ जी बिल्कुल, 100% नहीं गया। ठीक है, ऐसे ही। अब जो गली में गया उसमें गली के बीच में क्या आपने इंटरवेंशन करनी है? गली में आप वो नॉर्मली ना उसके लिए आप स्वेल्स का सिस्टम देते हैं। ये जो वाटर सेंसिटिव अर्बन डिजाइन है ना, ये देखने में ऐसे लगते कि आपने लैंडस्केपिंग की है, इसमें आप कंक्रीट की नालियां नहीं बनाते। अच्छा, ये जो हमारे यहाँ टिपिकल बनती है, ये जो टिपिकल बनती है, और मजे की ये बात है कि अभी भी बन रही हैं। जी, इसका बिल्कुल। मतलब है कि हम अभी भी फ्यूचर को मजीद बेड़ागर्क कर रहे हैं, अभी भी हमारी इन्वेस्टमेंट बेड़ागर्क करने की तरफ है, ठीक करने की तरफ नहीं है। सर हमारे यहाँ तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो वाटर टैंक बनाए हैं वो सीमेंटेड बनाए हैं, नीचे कंक्रीट का बेड है उनका। देखिए ना, ये अब देखें इनको ना, ये टर्म्स कुछ जो है ना आजकल बहुत ज्यादा मीडिया में आई हुई हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जी ठीक है, रिचार्ज वेल, ये चीजें जो है ना, ये बस अभी देखें वो कुछ एनजीओज हैं वो दो बस हर जगह पे जनाब अपने बोर्ड लगाए, हमने इधर भी रिचार्ज वेल बना दिया, इधर भी बना दिया। वो सीडीए वाले लगे हुए हमने पता नहीं 200 रिचार्ज वेल बना दिए, लाहौर वाले लगे हमने इतने बना दिए। कोई मैंने देखे हैं जाके, ये करें बड़ी बड़ी नामी ग्रामी इंटरनेशनल एनजीओ के बोर्ड लगे हुए हैं, उनके पीछे स्पॉन्सर्स हैं वो भी बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स के, उनके नाम लगे हुए हैं, लेकिन जो उसका डायग्राम बना हुआ है वही साइंटिफिकली रॉन्ग है। हाँ? जी, इवन डायग्राम जो उन्होंने बोर्ड के ऊपर बनाया वो साइंटिफिकली रॉन्ग है। हाउ इज इट पॉसिबल? सर मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इधर किसी को क्या पता, इधर तो मैंने आपको बताया ना वो 4-5 रेंजेस हैं, वो किसी को नहीं पता कि वो किधर किधर, तो वो जो मर्जी बना दे, वो एआई से जनरेट कर दे, कुछ कर दे, वो एआई को क्या पता कि वो उसके पीछे गवर्निंग इक्वेशंस क्या है। एक एनजीओ थे वो, उनके साथ उनको मैंने बताया कि यार आपका फलां वेल जो है ना फलां जगह ऊपर गलत बना हुआ है, वो मुझसे गुस्से हो गए, भाई तुम जाके बजाय उस वेल को चेक करो। अभी वहां के जो रहने वाले, मुझे उधर से रेजिडेंट से कंप्लेन की थी कि ये हमारा वेल नहीं चलता, और ये जो कल परसों बारिश हुई है ना लाहौर में, इसकी उन्होंने मुझे भेजी है कि मतलब है कि वो रिचार्ज वेल भी इसी तरह पानी में डूबा हुआ है जिस तरह साहब मस्जिद डूबी हुई है। तो दैट मींस वो तो फंक्शनल पानी ले ही नहीं। बेसिकली मैं आपको क्या कहूँ, ड्रामे करते हैं ये लोग, क्या करते हैं, ठीक है, और कोई मॉनिटरिंग का सिस्टम नहीं है। देखें रिचार्ज वेल, मेरा बात थोड़ी सी ड्रिफ्ट हो गई, मैं वाटर सेंसिटिव डिजाइन की बात कर रहा था। रिचार्ज वेल इज जस्ट वन ऑफ द इंटरवेंशन। ये जो वाटर सेंसिटिव अर्बन डिजाइन है इसमें देयर इज ए स्वीट ऑफ इंटरवेंशन। इसमें आपके रिचार्ज वेल्स हैं, आपके होल्डिंग पॉन्ड्स हैं, आपकी पेंशन बेसन्स हैं, आपकी वेजिटेड स्वेल्स हैं, आपके वेजिटेशन के पैटर्न्स हैं, उनके पैटर्न्स में पानी को क्लीन करने के, पानी की वेलोसिटी को ब्रेक करने के वो सारे मेथोडोलॉजीज हैं, और मतलब है कि फिर रेन गार्डन्स हैं, और मतलब है कि 25, 26, 27, 28, मतलब यू कैन थिंक ऑफ अ नंबर ऑफ इंटरवेंशन। अब वो इन आइसोलेशन कोई इंटरवेंशन भी करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। कहीं पे आपने सिंपली डिफरेंट साइजेस के पत्थरों को अरेंज करना है, उसके आगे 4-5 किस्मों की आपने पौधे लगाने हैं, और उनको आप एक लो लाइंग एरिया के बीच में रख देना, पानी ऊपर से आएगा उसके बीच में से गुजर के क्लीन होकर दूसरी तरफ निकल जाएगा, इरोजन को कंट्रोल कर लेगा, कहीं पे होल्डिंग हो जाएगी पानी की, कहीं पे कुछ हो जाएगा, कहीं पे कुछ हो जाएगा। अच्छा, इसमें झरने भी चलाए जाते हैं जिसको हम ऑगमेंटेशन प्लान्स कहते हैं, यानी जो पानी आप कलेक्ट कर रहे हैं ना, आप उसी पानी को दोबारा निकाल के विद सस्टेनेबल एनर्जी सिस्टम तो आप अपने पौधों को दे भी रहे होते हैं, क्योंकि पौधे जो आप इसके बीच में लगाते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पानी को क्लीन करने का और उसको इरोजन को कंट्रोल करने का।
सॉइल इरोजन तो उनको जो है वो जो नहीं हो रही, तो आपने वो जो पानी कलेक्ट किया आप उसी के जरिए इनको चलाते भी हैं, तो ये एक बड़ा सेल्फ सस्टेनिंग किस्म का मॉडल होता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि बनाना बहुत आसान है, इसका जो है ना एवरीथिंग इज अबाउट डिजाइन, क्योंकि आपने एक पूरे वाटरशेड को लेना है, उस पूरे वाटरशेड की आपने कंप्लीट हाइड्रोलॉजिकल स्टडी करनी है, ना सिर्फ ये कि सरफेस हाइड्रोलॉजी और रेनफॉल पैटर्न्स को आपने देखना है, बल्कि आपने नीचे ग्राउंड वाटर को भी देखना है। आपने देखना है कि पानी इसमें कितना जनरेट होता है, ओवरलैंड फ्लो कहीं दूसरी जगह से इसमें कितना आता है, और जो इसमें से फ्लो निकलता है सरफेस फ्लो, वो निकलने के बाद किधर जाता है, वो ग्राउंड में कितना जाता है, वो किसी दूसरी वाटर बॉडी में, किसी दरिया में, किसी लेक में कैसे जाता है, उसके हिसाब से उसकी वो क्वालिटी और क्वांटिटी को वो देखा जाता है, उसके पैरामीटर सेट किए जाते हैं। फिर आप देखते हैं कि आपकी किस सड़क के साथ किस किस्म का स्वेल बनेगा, किस साइज का बनेगा, किधर आपकी कोई लेक बनेगी, किधर लेक ऑगमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी, और जो आपकी जो प्रॉपर्टीज बीच में बन रही हैं, से कि आप एक सोसाइटी बना रहे हैं, उसमें घरों के प्लॉट हैं, तो हर घर जो बन रहा है वहां पे, उसके नक्शे में उसका एक घर का जो स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट का प्लान है वो अप्रूव हो। ओके। और वो सोसाइटी की जो अप्रूवल होती है उस प्लान की, वो होगी कि जी आपके घर से इतना पानी निकल के इस नाली में आना है, तो आप डेमोन्स्ट्रेट करें कि आपके घर में से पानी इस तरीके से निकलेगा कि इस पॉइंट से इतना पानी निकल के इधर आएगा, क्योंकि आगे म्युनिसिपैलिटी की जो नाली है वो इतना पानी लेने के लिए डिजाइन हुई है। तो बेसिकली इट इज नॉट डिफिकल्ट टू मेक, इट इज नॉट इवन एक्सपेंसिव टू मेक, लेकिन इट रिक्वायर्स वेरी प्रिसाइज डिजाइनिंग, और उस डिजाइनिंग के एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि हमारे पास नहीं है। इसीलिए आप सुनते हैं कि जी रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने लगे, नाम सुन लिया और उसके बाद में कंक्रीट पोर करनी शुरू कर दी। रिचार्ज वेल बनाने हैं, रिचार्ज वेल के इर्द गिर्द जो है वो मैंने देखे कि कंक्रीट के उन्होंने जो है ना डब्बे बनाए हुए हैं। ऐसे ही यार रिचार्ज वेल पे तो कंक्रीट का डब्बा आपको नजर ही नहीं आता, वो तो लैंडस्केप के साथ इस तरह से मर्ज हुआ होता है कि लोगों को पता भी नहीं चलता किधर से पानी गुजरा है, गुजरने के बाद गया किधर है। तो इन्होंने जनाब वहां पे बड़े बड़े कंक्रीट के डब्बे बनाए हुए हैं, उसके साथ जनाब वो प्लिंथ बनाए हुए हैं, और पता नहीं क्या क्या किया हुआ है। मतलब है कि ये बिल्कुल जोहला की तरह काम कर रहे हैं, नए बज़वर्ड्स इनको पता है, लेकिन इनकी क्वालिफिकेशन नहीं है कि ये इसको करें। जरूरत किस चीज की है? हमारे पास ये जो स्टॉर्म वाटर है, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। अभी तो दिस अपॉर्चुनिटी इज गेटिंग बिगर, क्योंकि अब आपके स्टॉर्म ज्यादा बड़े हो रहे हैं, और कहते हैं ना कि कंक्रीट जब आ जाती है तो आपका रिचार्ज कम हो जाता है। विद वाटर सेंसिटिव अर्बन डिजाइन, जो ज्यादा पानी आता है वो आपको ज्यादा पानी स्टोर करने का मौका देता है। तो दिस बिकम्स ए बिगर अपॉर्चुनिटी, तो आप तो ज्यादा पानी स्टोर कर सकते हैं अपना ग्राउंड वाटर में। अच्छा डॉक्टर साहब, जी जी डॉक्टर साहब सॉरी, आपकी अच्छी गुफ्तगू जा रही है, लेकिन मैं इसमें सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगा